हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम राजनीतिक सिद्धांत, तुलनात्मक राजनीति, लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, थ्योरी शब्द ग्रीक शब्द थ्योरिया से आया है, जिससे अभिप्राय है। तो थ्योरिया शब्द का अर्थ है सुकेंद्रित मानसिक दृष्टिकोण, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं थ्योरी शब्द जो है ग्रीक शब्द थ्योरिया से लिया गया है, जिसका अभिप्राय होता है सुकेंद्रित मानसिक दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन हमारा, राजनीतिक सिद्धांत के अस्वीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है। तो राजनीतिक सिद्धांत के अस्वीकरण के लिए जो संबंध नहीं है वो जीन ब्लांडेल नहीं है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं डेविड स्टन तथा अल्फ्रेड कोवेन और पीटर लेस्ले ने राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास की बात की है। और 1950 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास या पतन का जो विवाद चला, उसके संदर्भ में अल्फ्रेड कोवेन ने कहा है कि समकालीन समाज में न तो पूंजीवादी प्रणालियों में राजनीतिक सिद्धांत की कोई प्रासंगिकता रह गई है, वह साम्यवादी प्रणालियों में ना ही। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइजा बर्लिन, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। आप देख सकते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है, यह कथन जो है आइजा बर्लिन का है। बर्लिन के अनुसार नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है बहुलवाद के अनुरूप है, क्योंकि वह स्वतंत्रता को अनेक मूल्यों में से एक दर्जा देता है। इसके प्रयोग क्षेत्र को अन्य मूल्यों जैसे कि समानता, न्याय, उपयोगिता इत्यादि की मांगों के अनुसार विस्तृत या संकुचित किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो राइट पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं सामाजिक न्याय नैतिक तर्क संगतता से प्राप्त होता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, 20 का राइट हो जाएगा। और सामाजिक न्याय समता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, पहला इसमें बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। जब समानता की बात कर रहा है तो उल्लंघन यहाँ पे नहीं हो सकता। सी वाला है सामाजिक न्याय न्याय का निषेध है, तो सामाजिक न्याय न्याय का निषेध कैसे हो सकता है, सी भी रॉन्ग हो जाएगा। और डी है सामाजिक न्याय राजनीतिक कार्य साधन है। ठीक है, जो न्याय है वो साधन का रूप नहीं होता है, इसलिए डी इसमें रॉन्ग है, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक न्याय नैतिक यानी मॉरलिटी की बात कर रहा है, तर्क संगतता से प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं सामाजिक न्याय का अभिप्राय है कि मनुष्य मनुष्य के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न माना जाए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने शक्तियों के समुचित विकास के समान अवसर उपलब्ध हो, किसी भी व्यक्ति का किसी भी रूप में शोषण ना हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा माओ के नेतृत्व में सर्वप्रथम जन आंदोलन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो माओ के बारे में पूछा गया है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। माओ का मानना था कि सैकड़ों फूल खिलने दो और अनेकों विचार संप्रदायों को शामिल होने दो, ये उनका क्रांति का प्रमुख नारा था, सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं माओ के नेतृत्व में सर्वप्रथम जन आंदोलन सैकड़ों फूल खिलने दो और अनेक विचार संप्रदायों को शामिल होने दो, ये था। माओ ने अन्य आंदोलनों में छलांग भरकर आगे बढ़ने का महान आंदोलन, लोहे और इस्पात की लड़ाई और सांस्कृतिक क्रांति प्रमुख हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक क्रांति कल्चरल रेवोल्यूशन की बात माओ सेतुंग के द्वारा की गई थी। अगला है हमारा, लेनिनवाद की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो लेनिनवाद की जो खोज की गई थी स्टॉलिन के द्वारा की गई थी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लेनिनवाद की खोज जो है स्टॉलिन के द्वारा की गई। लेनिन ने समाजवादी क्रांति के विचार को व्यवहारिक रूप देने के लिए और समाजवादी व्यवस्था को व्यवहारिक रूप से चलाने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत की नई व्याख्या प्रस्तुत की। लेनिन ने मार्क्सवादी चिंतन में 3 नए विचारों का समावेश किया था। पहला है विचारधारा की भूमिका, दूसरा है साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष और तीसरा है साम्यवादी दल की भूमिका। लेनिन के विचारों एवं सिद्धांतों को आगे चलकर लेनिनवाद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, पद्धति सिद्धांतवादी और पद्धति से संबंधित है, तो इसे देख लेते हैं। बटन फ्लाई, ठीक है, बटन फ्लाई का संबंध है अंतःक्रिया में आने वाले तत्वों का जो समूह होता है उससे संबंध है। अगला है हमारा हॉल एंड फेनन।
हॉल एंड फेनन का मानना है वस्तुओं का एक समूह तथा वस्तुओं और उनके गुणों के बीच संबंधों की बात हॉल एंड फेनन करते हैं। ठीक है, वस्तु और गुण की बात जहाँ पे आएगी वहाँ पे हॉल एंड फेनन राइट होगा। अगला है हमारा ईस्टर्न। डेविड ईस्टन का पता है आपको, अंत क्रिया की समूह की बात डेविड ईस्टन के द्वारा की गई थी और अंत में कोलनचेरी ने एक पूर्ण जो अनेकों के संयोजन से बनता है वो कोलनचेरी के द्वारा कहा गया था। इन्होंने संयोजन की बात की है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसे देखते हैं। कथन है हमारा, नेता जब एक बार सत्य की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें कोई चीज नहीं गिरा सकती है, ये इसका कथन है। और कारण है, माइकल्स के अनुसार अधिकतर मनुष्य उदासीन, अकर्मण्य और चापलूस होते हैं। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे राइट हो जाएंगे। माइकल का मानना था कि अधिकतर मनुष्य क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, अकर्मण्य होते हैं और चापलूस होते हैं। इसीलिए नेता जब एक बार शक्ति की पराकाष्ठा कर पहुंच जाते हैं तो उन्हें भी कोई भी चीज़ नीचे नहीं गिरा सकती है, ये उनका मानना था। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट दोनों राइट हैं लेकिन बात दोनों के द्वारा अलग अलग परिप्रेक्ष्य में की जा रही है, इसलिए एक्सप्लेनेशन इनका आपस में मैच नहीं है। अगला आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। माइकल्स ने राजनीतिक दल और इसकी संरचना में नेतृत्व की भूमिका का विवेचन करते हुए अल्पतंत्र का लौह नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया टीजीटी पीजीटी में, अल्पतंत्र का लौह नियम किसके द्वारा दिया गया था, रॉबर्ट मिचेल्स, यहाँ पर राइट हो जाएंगे, तो प्रतिपादित किया। इसके अलावा माइकल्स ने अनुसार अधिकतर मनुष्य उदासीन, अकर्मण्य और चापलूस होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से युग्म का सही मेल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे राइट कौन सा नहीं है ये पूछा गया, तो देख लेते हैं इसमें। पैरेटो, पैरेटो का संबंध अभिजन का संचार सिद्धांत, दूसरा है मोस्का जन सिद्धांत और तीसरा है माइकल्स जनसाधारण जनधारणा की बात करते हैं और गैसेट के द्वारा राजनीतिक फार्मूला दिया गया था। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा यानी ए इसमें रॉन्ग है। दूसरा है मोस्का जन सिद्धांत, मोस्का का नहीं है, और फोर्थ है गैसेट का राजनीतिक फार्मूला इनके द्वारा नहीं कहा गया था। पैरेटो के द्वारा अभिजन का संचार सिद्धांत दिया गया था और माइकल के द्वारा जनसाधारणा की बात की गई थी। आप देख सकते हैं मोस्का जन सिद्धांत, ठीक है, और गैसेट ने राजनीतिक फार्मूला की बात की थी। अगला है हमारा, अभिजन सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था। तो अभिजन सिद्धांत की बात करें तो सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोपीय देशों में प्रारंभ हुआ था। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अभिजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1823 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यानी इंग्लिश शब्दकोश में हुआ था और अभिजन सिद्धांत का प्रारंभ सर्वप्रथम सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोपीय देशों में हुआ था। यानी अभिजन शब्द का प्रयोग आप आम भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, यानी जो संपन्न लोग होते हैं, नेता या फिर बड़े स्तर के, तो उनको अभिजन की श्रेणी दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक दार्शनिक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। तो देख सकते हैं प्लेटो की रिपब्लिक नीति शास्त्र की पुस्तक है। प्लेटो की जो रिपब्लिक है वो नीति शास्त्र की पुस्तक नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यह राजनीतिक की पुस्तक है, बी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। रिपब्लिक जो है राजनीति की नहीं है। सी वाला है, यह नीति और राजनीति दोनों की पुस्तक है। ठीक है, तो सी यहाँ पे राइट हो जाएगा क्योंकि ये नीति और राजनीति दोनों का मिला जुला रूप है, इसलिए सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्लेटो की रिपब्लिक केवल राजनीतिक व्यवस्था का ही चित्रण नहीं करती है, यह महाभारत की भांति प्लेटो के विचारों का क्या विश्वकोश करती है। यानी विश्वकोश है जिसमें नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र, आध्यात्म शास्त्र आदि विविध विषयों का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम.एन. रॉय द्वारा नहीं लिखी गई है। तो एम.एन. रॉय की बात करें, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एम.एन. रॉय की पुस्तक है। गांधी में नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछी गई टीजीटी पीजीटी में, ये एम.एन. रॉय की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। और तीसरी है द न्यू ह्यूमनिज्म, न्यू ह्यूमनिज्म भी एम.एन. रॉय के द्वारा लिखी गई थी। और अंत में नेशनलिज्म, रैशनैलिटी और रिवोल्यूशन, रैशनैलिटी की बात एम.एन. रॉय के द्वारा नहीं की गई थी, डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, न्यू ह्यूमनिज्म, गांधीज में नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म जो है एम.एन. रॉय की पुस्तक है। नेशनलिज्म, रैशनैलिटी और रिवोल्यूशन नामक पुस्तक जो है एम.एन. रॉय के द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसने धन की तुलना महिला से की है। तो धन की तुलना जो है महिला से मैकियावेली के द्वारा द प्रिंस में की गई थी।
आप देख सकते हैं मैकियावेली ने धन की तुलना महिला से की है। मैकियावेली ने मनुष्य के धन लोलुप स्वभाव का पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि लोग अपने पिता की मृत्यु को जितनी जल्दी भूल जाते हैं, पैतृक संपत्ति की हानि को उतनी जल्दी नहीं भूल पाते। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एलिनेशन से संबंधित नहीं है? तो एलिनेशन से संबंधित नहीं है तो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एलिनेशन से संबंधित पेरिस पांडुलिपियां, फ्यूरबॉक पर शोध प्रबंधन, जर्मन विचारधारा यानी आइडियोलॉजी, जबकि पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी एलिनेशन से संबंधित नहीं है। अगला हमारा सामान्य इच्छा से अभिप्राय है। तो सामान्य इच्छा को रूसो के द्वारा वास्तविक इच्छा कहा गया था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं समाज के सभी व्यक्तियों के आदर्श इच्छा यानी रियल विल का सर्वयोग ही सामान्य इच्छा है, और रूसो की मान्यता है कि सभी व्यक्तियों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य जो है सामान्य हित हो, सामान्य इच्छा कहलाती है। अगला है हमारा कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन। तो इसे देख लेते हैं। सामाजिक संविदा से संप्रभु सरकार स्थापित की थी और नागरिकों को सभी कानूनों का पालन करने अथवा किसी भी प्रकार की सरकार को स्वीकार करने की पूर्ण बाध्यता है। तो बाध्यता यहाँ पे जो है नहीं है, इसलिए इसमें ए सत्य है, परंतु कारण क्या है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक संविदा से संप्रभु सरकार स्थापित की है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पे कारण इसका है कि नागरिकों को सभी कानूनों का पालन करने अथवा किसी भी प्रकार की सरकार को स्वीकार करने की पूर्ण बाध्यता है। तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की सरकार को स्वीकार करने की पूर्ण बाध्यता यहाँ पे नहीं है। आप इसका एक्सपेंशन देख सकते हैं। लॉक ने जिन दो संविदाओं की चर्चा की है उनमें से पहली संविदा द्वारा नागरिक समाज की व दूसरी संविदा द्वारा सरकार की स्थापना होती है। पहले समझौते द्वारा समाज को जो अधिकार व्यक्तियों ने सौंपे वे समाज द्वारा सरकार को प्रदान कर दिए जाते हैं, और सरकारी समझौते में चूंकि सरकार एक पक्ष होता है और तो उसके ऊपर समाज द्वारा कुछ शर्त लगा दिए जाते हैं, जिसका पालन यदि सरकार नहीं करती है तो उसे समाप्त कर नई सरकार का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार लॉक ने एक सीमित एवं उत्तरदायी सरकार की कल्पना की है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, यहाँ पे इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। लॉक का मानना था कि सीमित और उत्तरदायी सरकार की कल्पना उनके द्वारा की गई थी। अगला हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। तो देख लेते हैं, शुद्ध रूप और अभ्रष्ट रूप की बात कर रहा है। तो राजतंत्र क्या है? राजतंत्र जो है अत्याचारी शासन है, ठीक है, यानी टिरनी उसका रूप। अभ्रष्ट रूप, राजतंत्र का जो अभ्रष्ट रूप है वो है अत्याचारी शासन यानी टिरनी। कुलीन तंत्र की बात, कुलीन तंत्र का जो अभ्रष्ट रूप है वो है अल्पतंत्र, और राज व्यवस्था का जो अभ्रष्ट रूप है लोकतंत्र, और आदर्श राज्य का अभ्रष्ट रूप क्या है? सम्मान तंत्र। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तुलनात्मक राजनीति एवं विश्व के प्रमुख संविधानों से संबंधित क्वेश्चन है। ऑलमंड ने अपने दृष्टिकोण की अधिकतर शब्दावली किससे ली है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलमंड ने अपने अधिकतर जो शब्दावली ली थी वो टेलकोट पार्सन्स से ली थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं टेलकोट पार्सन्स को संरचनात्मक क्रियात्मक विश्लेषण वस्तुतः प्रणाली विश्लेषण का ही विकसित रूप है, और तुलनात्मक राजनीति में इस उपागम के प्रयोग की प्रेरणा मानव वैज्ञानिकों की कृतियों से आई है। इन्होंने आदिम जातियों के अध्ययन के लिए उपयुक्त सैद्धांतिक ढांचा तैयार कर दिया था, परंतु सभ्य समाज के अध्ययन के लिए ऐसा सैद्धांतिक ढांचा तैयार करने का श्रेय प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक टालकट पार्सन्स को जाता है। उसके बाद ग्रेवियल ऑलमंड ने राजनीति विश्लेषण के लिए इस उपागम का उपयुक्त सैद्धांतिक ढांचा विकसित किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हम संविधान के अधीन हैं पर संविधान वह है जो न्यायाधीशों द्वारा मान्य हो, यह निम्नलिखित में से किस देश पर लागू हो सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी में पूछा गया है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है भारत और अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में लागू होता है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हम संविधान के अधीन हैं पर संविधान वह है जो न्यायाधीशों द्वारा मान्य है। यह कथन भारत व अमेरिका पर लागू हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों में संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो किसको है? न्यायपालिका को है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों के उद्भव को 3 सिद्धांतों के साथ जोड़ा था? तो राजनीतिक दलों के उद्भव को 3 सिद्धांतों के साथ जोड़ा था, वो थे ला पैलम्बरा और मायरन बीनर।
यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्थागत सिद्धांत, ऐतिहासिक संकट सिद्धांत और विकास सिद्धांत ला पैलंबरा और मायरन बिनर ने दिए थे। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ला पालंबरा और मायरन बीनर ने राजनीतिक दलों के उद्भव को 3 सिद्धांतों के से जोड़ा, जिसमें संस्थागत सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत का, संकट का सिद्धांत और विकास का सिद्धांत संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे राइट नहीं है वो पूछा गया है। तो पहला है, स्विस संघीय विधिकरण को संघीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। और अगला है हमारा, यूएसए में कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित है। ठीक है, तो पहला इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि स्विस संघीय अधिकरण को संघीय विधानमंडल द्वारा जो पारित किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, होना चाहिए था, यहाँ पे है, इसलिए जो है पहला रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा है आपका, यूएसए में कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित है। बिल्कुल भाई, यूएसए में जो है कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित है, दूसरा बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है आपका। और अगला है, भारत के संविधान में इसके लागू होने के समय प्रारंभ में यह प्रावधान था कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद की सलाह है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगी। तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य जो है नहीं है। और फोर्थ है आपका, इंग्लैंड में टोरीज को रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव माना जाता है। तो फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं, इंग्लैंड में टोरीज को रूढ़िवादी माना जाता है, यूएसए में कम्युनिस्ट पार्टी जो है प्रतिबंधित है। अगला है आपका, नंबर 1 और नंबर 2, 3 या 4 की हैसियत की कोई तुलना नहीं की जा सकती। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में यह किसका कथन है? तो ये कहा गया था डी, विंस्टन चर्चिल के द्वारा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, नंबर 1 और नंबर 2 या 3 या 4 की हैसियत की तुलना नहीं की जा सकती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में यह कथन जो है विंस्टन चर्चिल का है। और इसी विंस्टन चर्चिल के द्वारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा भी दी थी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश को प्राप्त है दोहरी नागरिकता, राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य नागरिकता? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड और यूएसए। आप देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड और यूएसए के नागरिकों को दोहरी नागरिकता, राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य की नागरिकता प्राप्त है। संघात्मक शासन व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताओं में दोहरी नागरिकता होती है, लिखित संविधान है और शक्तियों का विभाजन जो है स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में होता है। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में इकहरी नागरिकता पाई जाती है और यूएसए एवं स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप जो है पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन असत्य हैं? तो यहाँ पे जो रॉन्ग है वो पूछा गया है, तो देख लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अनेकों बार चुनाव लड़ सकते हैं। तो पहला ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा भाई। अमेरिका में जो राष्ट्रपति प्रणाली है वहाँ पे राष्ट्रपति को केवल 2 बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का अधिकार है, न कि अनेकों बार। दूसरा है आपका, भारत के राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजते रहते हैं। भाई राष्ट्रपति संसद को संदेश नहीं भेजते, दूसरा भी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। और तीसरा है, राज्यसभा के 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो राज्यसभा के 2/3 सदस्य, ठीक है, हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और फोर्थ है आपका, अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को विहित होती हैं। फोर्थ बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, पहला, दूसरा और तीसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अमेरिका के 21वें संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद पर नहीं चुना जा सकता और राज्यसभा के 1/3 न कि 2/3, ठीक है, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष से निवृत्त होते हैं। अथवा विकल्प पहला, दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता तथा भाईचारे के आदर्श प्रतिष्ठापित हैं। इसकी प्रेरणा मुख्यतः किससे मिली है? तो समानता, उदारता और भाईचारा जो ये लिया गया है ये फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता तथा भाईचारे के जो आदर्श हैं वो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हैं। फ्रांसीसी क्रांति का नारा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्था को फ्लो मॉडल प्रस्तुत किया? तो राजनीतिक व्यवस्था को फ्लो मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था डेविड ईस्टन ने, व्यवहारवादी विचारक डेविड ईस्टन ने। भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था की अवधारणा का जो प्रयोग करने वाले विद्वानों में ईस्टन का नाम अग्रणी है। सन 1953 में प्रकाशित पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में उन्होंने राजनीति विज्ञान में एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत निर्माण का विचार प्रस्तुत किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है उनकी डेविड ईस्टन की द पॉलिटिकल सिस्टम। अगला हमारा निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास में समता और क्षमता के सिद्धांतों के बीच संतुलन को अधिक महत्व दिया था? समता और क्षमता, इन दोनों के बीच जो संतुलन को महत्व दिया था वो दिया था फ्रेडरिक रिक्स ने। फ्रेडरिक्स यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेडरिक्स ने राजनीतिक विकास में समता और क्षमता के सिद्धांतों के बीच जो है संतुलन को यानी बैलेंस को अधिक महत्व दिया था। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास के अध्ययन के लिए संकल्प और क्षमता विल एंड कैपेसिटी के सिद्धांत से संबंध है? तो विल एंड कैपेसिटी के सिद्धांत से जो संबंध है वो हल्पन यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं हल्पन राजनीतिक विकास के अध्ययन के लिए संकल्प और क्षमता के सिद्धांत से संबंध है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसने संस्कृतियों को सभ्यताओं के साथ जोड़ा है? तो संस्कृति को सभ्यता के साथ जोड़ने वाले जो विचारक हैं वो एस.पी. हंटिंगटन हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं हंटिंगटन ने संस्कृतियों और सभ्यताओं को एक साथ जोड़ा था। अगला हमारा भारतीय संविधान से क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी का नाम कौन प्रस्तावित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए जो प्रत्याशी का नाम जो है प्रस्तावित करते हैं वो निर्वाचक कॉलेज के कोई भी 50 सदस्य, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना जरूरी है, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम निर्वाचन कॉलेज का कोई भी 50 सदस्य प्रस्तावित कर सकता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 में यह व्यवस्था दी गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक नामावली के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। वर्तमान में दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है। और वर्तमान की बात करें तो 50 प्रस्तावित होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है? मूल संविधान यानी जब संविधान बना था, तो यहाँ पे इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा और फोर्थ, ठीक है। आर्टिकल 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और आर्टिकल 300A। आप देख सकते हैं आर्टिकल 51A तथा आर्टिकल 300A भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 51A को 42वें संवैधानिक संशोधन तथा